Hello everyone, good evening. Welcome to Guidely. How are you all doing? I hope all of you are doing very good और आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी चल रही है. ये हमारी गाइडली की यूट्यूब पे फ्री सीरीज चल रही है जिसमें हम आपको CIB के सारे सब्जेक्ट्स करा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करा रहे हैं. आई एम योर फैकल्टी फॉर BFM बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. उसका मॉड्यूल ए हम कर रहे हैं. अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में पुराने टॉपिक्स ज़रूर कवर कर लें. आपका मॉड्यूल ए का चैप्टर नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक तरीके से बेस चैप्टर है, थोड़े टेक्निकल टर्म्स हैं. तो पुरानी क्लासेस अगर मिस कर दी हैं तो प्लीज़ डू फिनिश योर ओल्डर क्लासेस एंड देन कम बैक टू दीज क्लासेस. आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है. तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है ऑप्शंस एंड स्वैप्स. ठीक है, इससे पहले हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कर चुके हैं. एक्सचेंज रेट क्या होता है, बिड रेट, ऑफर रेट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, स्पॉट रेट्स. हमने काफ़ी सारी टेक्निकल टर्म्स जो है हमारी फॉरेक्स मार्केट की उनको समझ लिया है. तो अब हम नए 2 टर्म सीखने वाले हैं आज के क्लास में, जिसका नाम क्या है, ऑप्शंस एंड स्वैप्स. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो हम फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी देख चुके हैं. सो इफ़ यू गाइस फुली अंडरस्टैंड फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, आप लोगों को ऑप्शंस भी इजीली समझ आ जाएंगे. जैसा हमने देखा था, जो हमारा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट था, फ्यूचर्स में हमने क्या किया था कि 2 पार्टीज हैं. देयर आर 2 पार्टीज जिन्होंने आज के रेट पे एक स्ट्राइक प्राइस जो है फिक्स कर दिया है कि आज ही हम एक ट्रांजैक्शन का प्राइस फिक्स कर देते हैं और 3 महीने बाद वो प्राइस अप होता है या डाउन होता है, डिपेंडिंग ऑन दैट. जो आज प्राइस फिक्स हो गया उस पर हमें जो है ट्रांजैक्शन करनी ही पड़ेगी. जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था एक फार्मर का और सप्लायर का. ठीक है, जो फार्मर है वो सप्लायर कौन है यहाँ पे, राइस मिल है आपकी. हमने यही एग्जाम्पल लिया था. जो आपके फार्मर हैं उन्हें राइस प्रोड्यूस जो है सेल करना है आफ्टर 3 मंथ्स. ठीक है, और आपके सप्लायर को 3 मंथ्स के बाद जो है फार्म प्रोड्यूस खरीदना है ताकि वो उसे प्रोसेस करके मार्केट में बेच पाए. ठीक है, जो हमारा फार्मर है आज का रेट क्या है, 100 रुपीज़ पर केजी राइस का है. जो फार्मर है उसको लग रहा है कि आगे जाके जो राइस का रेट है 3 मंथ्स के बाद कम होने वाला है, तो उससे लग रहा है कि राइस का रेट 3 मंथ्स के बाद 96 पर केजी हो जाएगा. तो वो आज ही जो है एक प्राइस को लॉक कर देना चाहता है ताकि उसे फ्यूचर में लॉस ना हो. 3 महीने बाद एक्चुअली उसे फसल जो है बेचनी है. ठीक है, तभी उसकी फसल जो है ग्रो होगी. आज के रेट में वो एक प्राइस फिक्स कर देता है 100 रुपीज़ पर केजी. सप्लायर को क्या लगता है, फ्यूचर में जाके प्राइस जो है बढ़ने वाला है. ठीक है, उसको लगता है ये 106 पर केजी हो जाएगा. तो हमारा सप्लायर क्या कहता है, मुझे लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो मुझे आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो मैं भी आपके 100 रुपीज़ पर केजी के प्राइस को फिक्स कर देता हूँ. अब 3 महीने बाद अगर प्राइस 96 रुपीज़ पर केजी रहता है तो फार्मर का फ़ायदा हो जाएगा और सप्लायर का नुकसान. ठीक है, इस तरीके से हमने फॉरवर्ड और फ्यूचर को समझा था. और अगर 106 पर केजी होता है तो फार्मर का नुकसान और सप्लायर का फ़ायदा. तो आपने जो ये प्राइस फिक्स किया है 100 रुपये पर केजी, जो दोनों ने फिक्स किया है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस. ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस. ऐसा प्राइस जिस पे आप इस ऑप्शन को या जो आपका फ्यूचर फॉरवर्ड है उसको एक्सरसाइज करोगे. ठीक है, अब फॉरवर्ड और फ्यूचर में हमने देखा था जब ये ट्रांजैक्शन हो गई तो दोनों पार्टीज को जो है कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा. हो सकता है फार्मर का नुकसान हो सकता है सप्लायर का नुकसान हो. किसी एक पार्टी का फायदा होगा और दूसरे का नुकसान होगा. ऑप्शंस में क्या होता है, ऑप्शंस में हम एक पार्टी को ऑप्शन देते हैं. मान लीजिए मैंने फार्मर को ऑप्शन दिया है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आपके फेवर में हो तो आप इसे एग्जीक्यूट करना, फेवर में ना हो तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो. दैट इज योर ऑप्शंस व्हेन यू आर गिविंग एन ऑप्शन टू वन ऑफ द पार्टीज. आप ऑप्शन तो एक ही पार्टी को दे सकते हो, दोनों को नहीं दे सकते, फिर तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा. दोनों अलग अलग ही चीज़ें एक्सरसाइज करना चाहेंगे. एक पार्टी को आपने ऑप्शन दिया है कि आप जो है कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने के बाद एग्जीक्यूट करना चाहो या ना चाहो, ये मैंने आपको ऑप्शन दिया है. बट हम एक पार्टी को ऑप्शन दे रहे हैं, दूसरी पार्टी बोलेगी मुझे ऑप्शन क्यों नहीं दिया, तो उसके लिए जो फर्स्ट पार्टी है उसको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है. ठीक है, द
फर्स्ट पार्टी हैज टू पे अ प्रीमियम। ठीक है, तो मान लीजिए 3 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट उनके फेवर में नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, बट जो प्रीमियम का खर्चा है वो उनका लग जाएगा। दैट इज द कॉस्ट ऑफ बाइंग एन ऑप्शन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर थ्रू दिस एग्जाम्पल। नाउ लेट्स रीड द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ इट। Option is a contract giving the purchaser the right but not the obligation to buy or sell a given amount of the security, stock, currency at a fixed price per unit for a specified time period. Option कैसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपने परचेजर को राइट दिया है, ऑब्लिगेशन नहीं दी है कि आप चाहें तो जो सिक्योरिटी, स्टॉक और करेंसी है उसको फिक्स्ड प्राइस पे जो है बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं, और अगर आपके फेवर में नहीं है तो आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं है, आपका राइट है, अगर आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन की बात करें तो इसमें 3 प्राइस एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया द स्ट्राइक और एक्सरसाइज प्राइस विच इज द एक्सचेंज रेट एट विच द ऑप्शन कैन बी परचेज्ड और सोल्ड। जैसे हमने अपना फार्मर और सेलर वाला एग्जांपल लिया था, उसमें उन्होंने ₹100 डिसाइड किया था कि हमारा जो है ये प्राइस है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज योर स्ट्राइक और एक्सरसाइज प्राइस। नेक्स्ट क्या है, द प्रीमियम विच इज द कॉस्ट ऑफ द ऑप्शन पेड एट द टाइम द ऑप्शन इज परचेज्ड। तो ये प्रीमियम मैंने आपको बताया है, जिस भी पार्टी को ऑप्शंस में ऑप्शन मिल रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो एग्जीक्यूट करे और चाहे तो एग्जीक्यूट ना करें, जिस पार्टी को हमने ये ऑप्शन दिया है उसको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। ठीक है, दैट इज द प्रीमियम। Next we have is actual spot rate in the market at the time the option contract is purchased. मान लीजिए जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है 100 रुपीज़ पे, उस टाइम पे मार्केट में क्या प्राइस था, उस टाइम पे मान लीजिए मार्केट में प्राइस 98 रुपीज़ था। दैट इज योर एक्चुअल स्पॉट रेट इन द मार्केट। ठीक है, 3 डिफरेंट प्राइस एलिमेंट्स हैं, स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस जो आपने डिसाइड किया है जिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करोगे। देन देयर इज अ प्रीमियम जो वन ऑफ द पार्टीज को पे करना है, एंड इन द एंड यू हैव अ एक्चुअल स्पॉट रेट। ठीक है, एग्जिस्टिंग प्राइस जब आपने कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया है। अब ऑप्शंस की बात करें तो 2 तरीके के ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्या होता है, इट गिव्स द बायर द राइट टू बाय एन एसेट एट अ स्पेसिफिक प्राइस, जिसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, before a set expiration date. Investors typically buy call options when they anticipate a price increase in the asset. Call option क्या होता है, जिसमें आपने बायर को राइट दिया है टू परचेज। ठीक है, जैसे हमने फार्मर और सेलर वाला एग्जांपल देखा था, तो उसमें 2 पार्टीज थी, एक तो जो है बाय कर रही थी, एक सेल कर रही थी। फार्मर सेल कर रहा था, बायर सेलर क्या कर रहा था, बाय कर रहा था प्रोड्यूस को। ठीक है, जो हमारी राइस मिल कह लेते हैं, सेलर से आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो राइस मिल है वो बाय कर रही थी, फार्मर सेल कर रहा था। तो अगर आप किसी को बाय करने का ऑप्शन देते हो उसे क्या कहते हैं हम, कॉल ऑप्शन। अगर आपने यहाँ पे राइस मिल को ऑप्शन दिया है कि आप बाय कर सकते हो 3 महीने के बाद, प्राइस आपके फेवर में है, तो दैट इज योर कॉल ऑप्शन। ठीक है, ये कब होता है, जब जनरली आपको किसी से कुछ खरीदना है या फिर इम्पोर्ट्स कह लें, इम्पोर्ट्स का मतलब भी एक तरीके से बाय का ही है। तो अगर करेंसी की बात करें तो अगर आपको इंपोर्ट करना है, इन दैट केस यू बाय अ कॉल ऑप्शन। ठीक है, आपको लग रहा है कि आज मैं जो है प्राइस फिक्स कर लेता हूँ खरीदने का, यहाँ पे राइस मिल को ये लग रहा था आज मैं जो है प्राइस 100 रुपये फिक्स कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है फ्यूचर में जाके 106 रुपये हो जाएगा। तो आपको लग रहा है कि फ्यूचर में जो एसेट का प्राइस है वो बढ़ने वाला है, इसलिए आप इसको आज ही फिक्स करना चाहते हो। नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। ये अब हम जो है फॉरेक्स के हिसाब से एक एग्जाम्पल देखेंगे। मान लीजिए एक यूएस कंपनी है, उन्हें एक यूरोपियन सप्लायर को 10 लाख यूरो पे करने हैं 3 मंथ्स में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने कुछ इंपोर्ट किया होगा यूरोप से। ठीक है, और उन्हें यूरोपियन यूरो में जो है उनको पेमेंट करनी है। अभी का एक्सचेंज रेट क्या है, 1 यूरो इज इक्वल टू $1.10। कंपनी को क्या लग रहा है, यूरो स्ट्रेंथन हो जाएगा यूएस डॉलर के अगेंस्ट और आपको ज़्यादा डॉलर देने पड़ेंगे जो है यूरो की पेमेंट करने के लिए, जिससे आपकी पेमेंट एक्सपेंसिव हो जाएगी। इसके लिए आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया जिसमें आप जो है अपना प्राइस अभी फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, आपने स्ट्राइक प्राइस बोला है 1.12, आपने बोला है कि 1 यूरो का जो प्राइस है मैं फिक्स कर रहा हूँ $1.12। ठीक है, एक्सपायरेशन क्या है, 3 महीने बाद जो है पेमेंट करनी है। प्रीमियम कितना है, $0.10 पर यूरो। प्रीमियम क्या होता है, कॉस्ट ऑफ बाइंग एन ऑप्शन।
आप ये कॉस्ट दे रहे हो, प्रीमियम दे रहे हो कि आपने ऑप्शन खरीदा। ऑप्शन मतलब आपको एक फैसिलिटी मिली है, आप इसको खरीद भी सकते हो, ना भी खरीदो तो एक तरीके से आपको इसका प्रीमियम देना पड़ेगा। अब हम इस सिनेरियो देखते हैं, 3 महीने में मान लो यूरो स्ट्रेंथन हो गया, एक्सचेंज रेट जो है बढ़ के क्या हो गया, 1 यूरो इज इक्वल टू डॉलर 1.15। ठीक है, हमारा जो यूएस कंपनी का जो हमारा बायर है उसको क्या लग रहा था कि जो रेट है बढ़ जाएगा, उसको यही लग रहा था, इसलिए उसने आज का रेट क्या फिक्स कर लिया था, डॉलर 1.12 की मेरे को $1 1.12 के बदले में 1 यूरो मिल जाएगा। उसको डर था कि आगे जाके उसके साथ ये होने वाला है, उसे ज़्यादा डॉलर के बदले 1 यूरो मिलेगा क्योंकि उसे पेमेंट यूरो में करनी है। एक्चुअली ऐसा ही हुआ, उसका जो है कितना बढ़ गया, 1.15 हो गया। जो मार्केट रेट है स्ट्राइक प्राइस से हायर है। स्ट्राइक प्राइस क्या है, एक्सरसाइज प्राइस, तो उसको फ़ायदा हो गया। उसने पहले बोला था कि मैं तो डॉलर 1.12 में ही जो है लूँगा। तो अब यहाँ पे हमारा जो बायर है उसके फेवर में है ये, तो वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। अब एक्सरसाइज कैसे करेंगे, उनको 10 लाख यूरो में पेमेंट करनी है। अग्रीड प्राइस क्या है, 1.12। ठीक है, और अभी कितना प्राइस हो गया, 1.15। तो उनकी सेविंग कितनी हो गई, 0.03 पर यूरो कंपेयर टू द मार्केट रेट। 1.15 में से 1.12 आपने माइनस किया तो 0.03 की सेविंग हो गई। और आपको प्रीमियम कितना देना है, 0.03 माइनस 0.01, तो 0.02 की आपकी यहाँ पे जो है सेविंग हो गई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, आपको 10 लाख यूरो के लिए 1.12 डॉलर के हिसाब से आप दोगे, प्लस प्रीमियम दोगे, तो कितना आप टोटल दोगे डॉलर में, 1130000। अगर आपने ऑप्शन नहीं खरीदा होता तो आपको कितना देना पड़ता, यूरो 10 लाख इंटू जो उसका एक्चुअल प्राइस है 1.15, 1150000। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने से कम पैसा देना पड़ रहा है। प्रीमियम देने के बाद भी आपको यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। अगर प्रीमियम देने के बाद भी फ़ायदा होता है तो आप ऑप्शन को एग्जीक्यूट कर लोगे। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है आपको टेक्निकल लग रहा हो, इसको एक बार फिर से गो थ्रू करना, आपको समझ आ जाएगा। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको कि आपका जो बायर है वो चाहता है कि रेट बढ़े ना, इसको थोड़ा सा गो थ्रू करना, 1-2 बार बैठ के समझोगे, समझ आ जाएगा। मैंने आपको बेसिक टर्म्स बता दिए हैं। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ अ कॉल ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन क्या होता है, इट ग्रांट्स द बायर। यहाँ पे बायर का मतलब क्या है, जो बेसिकली वो ऑप्शन खरीद रहा है। हमने राइट दिया है कि आप एसेट को बेच सकते हो स्पेसिफिक प्राइस पे, जो कि स्ट्राइक प्राइस है, जो हमने डिसाइड कर लिया है बाय अ सर्टेन डेट। ठीक है, ये कब हम देते हैं, जब इन्वेस्टर को लगता है कि एसेट का प्राइस डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होगा जनरली एक्सपोर्ट के केस में इस्तेमाल करते हैं। मैं फार्मर वाला एग्जांपल फिर से लूँ, फार्मर को आप यही समझ लो वो एक्सपोर्टर है। ठीक है, जो राइस मिल है वो इम्पोर्टर है। फार्मर को क्या लग रहा है कि एसेट का प्राइस कम हो जाएगा, तो मैं आज ही बोल देता हूँ मैं 100 पे बेचूंगा अपनी एसेट। फ्यूचर में मुझे लग रहा है 96 होने वाला है, तो मैं आज 100 का जो है स्ट्राइक प्राइस या फिर एक्सरसाइज प्राइस जो है फिक्स कर लेता हूँ। ठीक है, सो ये है आपका पुट ऑप्शन। इसमें जो फार्मर है वो खरीद रहा है पुट ऑप्शन, उसी को ही प्रीमियम देना पड़ेगा। जो आपका प्रीमियम है वो आपको इन एनी केस देना है, अगर आप एग्जीक्यूट करो या एग्जीक्यूट ना करो। प्रीमियम का मतलब ही ये है कि इट इज द कॉस्ट ऑफ बाइंग एन ऑप्शन। लेट्स सी एन एग्जांपल फॉर पुट ऑप्शंस। इमेजिन अ यूएस कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिसीव अ पेमेंट ऑफ, क्या है ये, येन है। येन में उसको एक पेमेंट मिलने वाली है जापानीज क्लाइंट से। ठीक है, करंट एक्सचेंज रेट क्या है, 100 येन इज इक्वल टू $0.75। कंपनी को ये डर है कि येन जो है वीकन हो जाएगा तो उनको कम पेमेंट मिलेगी गोइंग फॉरवर्ड। यहाँ पे हमें पेमेंट मिलने वाली है, हम जो है सेलर है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने जो है एक पुट ऑप्शन खरीद लिया। उन्होंने क्या बोला, स्ट्राइक प्राइस क्या है, 0.72 पर 100 येन। ठीक है, मैं जो है 100 येन $0.72 के बदले लूंगा 6 महीने बाद। प्रीमियम क्या है, पर 100 येन पे $0.005। अब 6 महीने के बाद एक्सचेंज रेट क्या हो जाता है, जो हमारा येन 100 है वो कितने के बराबर हो जाता है, 0.70 के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी को तो जो उसने प्रेडिक्ट किया था वही हो गया। उसको लग रहा था कि जो है मेरा एसेट का प्राइस डिक्रीज होगा, एक्चुअली यही हुआ। तो कंपनी यहाँ भी अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेगी। ठीक है, उनको जो है पेमेंट मिलने वाली थी येन में, पहले येन 100 येन के बदले कितना 100 येन के बदले उन्होंने $0.72 बोला था मुझे दीजिएगा, और एक्चुअली उनको अब कितना मिल रहा है, 0.70 करंट रेट पे। तो उनको फायदा हो गया, उन्होंने तो 0.72 पे जो है अपनी डील की हुई है।
सो ही विल एक्सरसाइज द ऑप्शन। अगर हम यहाँ देखें, आपके जो 10 करोड़ येन है, इनका स्ट्राइक प्राइस 0.72 पे आप देखो तो इसमें आपको ज़्यादा अमाउंट जो मिलेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू इफ़ यू वर बाइंग दिस एट द करंट रेट। ठीक है, आपको 0.72 मिलेगा। इसमें से आपका प्रीमियम कितना था, मान लीजिए 0.005 था, उसको घटा भी दोगे तो भी आपको, या सॉरी ऐड कर दोगे तो भी आपका जो है इससे कम ही पड़ेगा। 0.70 पे तो आपको नुकसान ही होना था, 0.72 पे आपका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, थोड़ी सी इन्होंने कॉम्प्लेक्स तरीके से दी है, बट इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ओनली, आपको समझ आ जाएगा कि स्ट्राइक प्राइस हमारा जो है यहाँ पे फेवरेबल है। हमें 100 येन के बदले $0.72 मिल रहा है, क्योंकि हमारी पेमेंट येन में है, हमें तो डॉलर ही चाहिए। अगर आप आज के रेट में देखो, 6 महीने बाद 100 येन के बदले में $0.70 मिल रहा है, जो कि कम है। ठीक है, सो दिस इज योर पुट ऑप्शन एग्जाम्पल। इसमें भी जो है हमारा जो यूएस कंपनी है वो पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेगी। अगर ये 0.70 की बजाय 0.68 होता तो हमारी यूएस कंपनी इसको एक्सरसाइज नहीं करती। ठीक है, सो दिस इज द, सॉरी 0.768 नहीं, अगर ये 0.75 होता तो हमारी यूएस कंपनी इसको एक्सरसाइज नहीं करती। ठीक है, सो दिस इज योर Now we are done with put options. If it is 0.75, हम इसको एक्सरसाइज ना करके जो एक्चुअल रेट है उस पर एक्सरसाइज करते, हम पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करते। हम करंट रेट पे जो चल रहा है उस पे ही 0.75 पे करके ज़्यादा जो है फ़ायदा कमाते हैं। पुट ऑप्शन को हम यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं करते। सिंस 0.70 है, हमने 0.72 पे डील की हुई थी, हम इसे फुलफिल करके जो है अपना पुट ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे और वी विल हैव अ प्रॉफिट हियर। टाइप्स ऑफ ऑप्शंस क्या होते हैं, अमेरिकन ऑप्शन एंड यूरोपियन ऑप्शन। अमेरिकन ऑप्शन क्या होता है, इसमें जो है आप बेसिकली इट गिव्स द बायर द राइट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन एट एनी टाइम बिटवीन द डेट ऑफ राइटिंग एंड द एक्सपायरेशन और मैच्योरिटी डेट। इसमें मान लीजिए आपने जनवरी में ऑप्शन का जो है डील साइन किया और 3 मंथ्स का इसका पीरियड है, तो आप यहाँ पे जनवरी से मार्च कभी भी ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, दिस इज between the date of expiry and the expiration or maturity date till the date of expiry। आप फेब में भी कर सकते हो इसको एक्सरसाइज, मार्च में भी कर सकते हो। यूरोपियन ऑप्शन क्या होता है, इसको आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरेशन डेट पे ही जो है एक्सरसाइज कर सकते हो। मान लीजिए जैन में लिया, एक्सपायरेशन डेट 31 मार्च है, तो 31 मार्च को ही आप इसे एक्सरसाइज कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते हो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन अमेरिकन ऑप्शन एंड अ यूरोपियन ऑप्शन। Now there are 3 more terms which are related to your options. पहला है at the money, in the money and out of money. At the money ऑप्शन क्या होता है, जहाँ पे आपका एक्सरसाइज प्राइस स्पॉट प्राइस के बिल्कुल बराबर है। जो एक्सरसाइज प्राइस है, आपने 100 पे जो है डील फिक्स की थी, 6 महीने बाद डील 100 पे ही है, तो आपका ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है, एक्चुअली नुकसान ही है, प्रीमियम तो आपको देना ही पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज एट द मनी। ऐसा ऑप्शन जो प्रॉफिटेबल है एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रीमियम। ठीक है, अगर उसको आप इमीडिएटली एक्सरसाइज करो, मान लीजिए आपने 100 पे खरीदा था और फॉर अ बायर जो आपका प्राइस है वो अब 102 हो गया, तो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, इन द मनी है, आप उसको एक्सरसाइज करोगे। जब प्रॉफिटेबल नहीं है, एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम की कॉस्ट को हम यहाँ पर नहीं ही मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कोई प्रीमियम है ही नहीं। अगर आप उसको एक्सरसाइज करते हो तो आप आउट ऑफ द मनी हो जाओगे। तो बेसिकली जो प्रॉफिटेबल नहीं है ऑप्शन, दैट इज आउट ऑफ द मनी। जो प्रॉफिटेबल है, इन द मनी, जो आपका बेसिकली ब्रेक इवन है, दोनों प्राइसेस सेम है, एक्सरसाइज प्राइस भी और स्पॉट प्राइस, दैट इज योर एट द मनी। ठीक है, सो वी हैव नाउ डिस्कस्ड ऑप्शंस। ऑप्शंस के टाइप हमने देख लिया है, अमेरिकन ऑप्शंस, यूरोपियन ऑप्शंस, पुट और कॉल ऑप्शंस क्या होते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज स्वॉप्स। स्वॉप्स क्या होते हैं, इसको हम समझते हैं। स्वॉप का मतलब क्या होता है, अगर हम बिल्कुल लेमैन टर्म्स में समझे, स्वॉप का मतलब होता है अदला बदला करना। ठीक है, एक्सचेंज करना। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए है जो यूएसए में है, मिस्टर बी है जो यूरोप में है। अब मिस्टर ए क्या चाह रहे हैं, मिस्टर ए को कोई लोन की पेमेंट करनी है या कोई उन्हें पेमेंट करनी है यूरोज में। ठीक है, और एक मिस्टर बी हैं जो यूरोप में बैठे हैं, उन्हें पेमेंट करनी है डॉलर्स में।
मिस्टर ए जो है उनके पास यूएस के बैंक की फैसिलिटी है कि वो यूएस के बैंक से जो है डॉलर में लोन ले सकते हैं, और मिस्टर बी के पास सिमिलर फैसिलिटी यूरोप के बैंक से है, वो यूरोज में लोन ले सकते हैं। अगर मिस्टर ए यूरोप के बैंक से लोन लेंगे उन्हें महंगा पड़ेगा, मिस्टर बी अगर यूएस के बैंक से डॉलर में लोन लेंगे तो उनको महंगा पड़ेगा। ये दोनों क्या करते हैं, आपस में एक स्वॉप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसमें मिस्टर ए मिस्टर बी को बोलते हैं कि ठीक है तुम यूरो में अपने नाम पे लोन ले लो और मैं डॉलर में अपने नाम पे लोन ले लेता हूँ, बट जितनी भी मेरे डॉलर के लोन की पेमेंट है वो तुम करोगे। जितना प्रिंसिपल मुझे पे करना है, लेट्स से हर महीने मुझे $200 पे करना है तो तुम मुझे $200 पे करोगे, और तुम्हें जो है हर महीने €100 पे करना है, मैं तुम्हें हर महीने €100 पे करूंगा। ठीक है, वैसे ही जो है इंटरेस्ट भी पे होगा। तो दोनों को जो है दूसरी करेंसी में लोन चाहिए था, उनके लिए वो फेवरेबल था, एंड वो अपने जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है और प्रिंसिपल पेमेंट्स है उनको स्वॉप कर देते हैं। लोन दोनों पार्टीज के नाम पे ही रहेगा, अपने अपने नाम पे ही रहेगा। जो कैश फ्लोज हैं उस लोन के वो दोनों स्वॉप कर लेते हैं अपने बेनिफिट के लिए। सो दीज आर योर स्वॉप अरेंजमेंट्स। ठीक है, नाउ लेट्स सी। A swap is a type of derivative contract in which two parties agree to exchange cash flows or financial instruments over a specified period। तो ये क्या है, जिसमें दो पार्टीज अग्री कर रही हैं कि हम कैश फ्लोज एक्सचेंज करेंगे या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड एक्सचेंज कर लेंगे। पर्पस क्या है, आप रिस्क को मैनेज करना चाहते हो, फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट्स हैं या फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट्स रिस्क हैं, आप उनको मैनेज करना चाहते हो, या आपको लगता है आपको बेटर फाइनेंसिंग टर्म्स मिल जाएंगे कि अगर आप खुद की कंट्री से ट्राई करते डॉलर में लेने का तो आपको वो महंगा पड़ता, बट अगर यूएस से किसी बंदे ने ले रखा है सेम लोन आपको सस्ता पड़ेगा। तो इस तरीके के अरेंजमेंट्स में जो आप कैश फ्लोज को एक्सचेंज करते हो, दोज आर कॉल्ड एज स्वॉप्स। अब स्वॉप्स की मैं बात करूं तो ये आपके जो है एक्सचेंजेस पे नहीं होते हैं, दीज आर ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स। ओवर द काउंटर का क्या मतलब है, ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है, दीज स्वॉप्स आर नॉट ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस। तो आपको पता है एक्चुअली आपने कौन सी पार्टी के साथ जो है स्वॉप किया है। तो हाईली कस्टमाइजेबल होते हैं, दो पार्टीज अपने हिसाब से स्वॉप्स को कस्टमाइज कर सकती हैं, उन्हें किस तरह के स्वॉप की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो दीज आर योर स्वॉप्स। स्वॉप का एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक यूएस कंपनी है, उसको यूरो बोरो करनी है, जो एग्जांपल मैंने आपको जस्ट अभी दिया। एक यूरोपियन कंपनी है, उसको डॉलर बोरो करनी है। दोनों कंपनी जो है अपनी डोमेस्टिक करेंसी पे लोअर रेट में जो है लोन ले सकती हैं और फिर जो है करेंसी स्वॉप में एंटर कर सकती हैं, जहां पे स्वॉप की बिगिनिंग में वो प्रिंसिपल अमाउंट एक्सचेंज कर लेंगे। थ्रू आउट द टर्म जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो करते रहेंगे आपस में एक दूसरे को। ठीक है, और लास्ट में जो है प्रिंसिपल को एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए उनको चाहिए थे $100 और उनको चाहिए थे 100 यूरोज। उन्होंने शुरू में ही $100 इनको दे दिया, उन्होंने 100 यूरो इनको दे दिया, क्योंकि चाहिए तो एक्चुअली उनको डॉलर और यूरो ही ना, वो उन्होंने शुरू में ही एक्सचेंज कर लिए। बाद में पूरे जो आपका मान लीजिए 2 इयर्स का टेन्योर है, जो आपके लोन की रीपेमेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे को आप देते रहोगे। ठीक है, और जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा तो आप जो है प्रिंसिपल अमाउंट भी दोनों को रिटर्न कर दोगे। सो दिस इज अ स्वॉप अरेंजमेंट। अब जो स्वॉप है उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, काउंटर पार्टीज, दो पार्टीज जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है। नोशनल प्रिंसिपल, पेमेंट्स आर बेस्ड ऑन अ नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट व्हिच इज अ रेफरेंस वैल्यू यूज्ड टू कैलकुलेट द पेमेंट्स। द प्रिंसिपल इटसेल्फ इज जनरली नॉट एक्सचेंज्ड। अब यहाँ पे अगर मैं बात करी थी डॉलर 100 है और यूरो 100 का प्रिंसिपल जो है उन्हें एक्सचेंज करना है, तो वो नोशनल अमाउंट जो डिफरेंस आ रहा है करेंसी एक्सचेंज से सिर्फ उसी को एक्सचेंज करेंगे। जरूरी नहीं है कि वो पूरा अमाउंट ही एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करें। यहाँ पे क्या है, कैश फ्लो एक्सचेंज है, सीरीज ऑफ पेमेंट्स को आप एक्सचेंज करते हो, कोई आप अंडरलाइंग एसेट एक्सचेंज नहीं कर रहे हो, सिर्फ कैश फ्लोज को ही जो है एक्सचेंज कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने लोन ही दूसरी पार्टी के नाम पे करा दिया, आप जो उस लोन से सिर्फ जो कैश फ्लोज हैं वो दोनों पार्टीज एक्सचेंज कर रही हैं। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ अ स्वॉप। अब टाइप्स ऑफ स्वॉप देख लेते हैं। स्वॉप्स भी जो है डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। सबसे पहले हमारा है इंटरेस्ट रेट स्वॉप। इंटरेस्ट रेट स्वॉप क्या होता है, इसमें आप सीरीज ऑफ कैश फ्लोज एक्सचेंज करते हो। यहाँ पे आपके दो लोन्स हैं, लोन ए प्लस लोन बी। एक जो लोन है वो आपका है फ्लोटिंग रेट पे। फ्लोटिंग रेट का मतलब क्या है, मान लीजिए हर 6 महीने में, हर 3 महीने में या हर एक साल में इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है चेंज होगा। बी ने क्या लिया है, बी ने लिया है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमारा जो ए है उसको लग रहा है मैंने फ्लोटिंग ले लिया, बट मेरे को तो ना फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। मुझे लगता है फ्लोटिंग में मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे जाके बढ़ने वाला है।
बी को लग रहा है यार मैंने फिक्स ले लिया, मुझे लग रहा है मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से जो है रेट आगे जाके घटने वाला है, तो दोनों को ऑपोजिट प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है। अब दोनों लोन तो ले चुके हैं, अब वो एक्सचेंज नहीं कर सकते, दोनों डिसाइड करते हैं स्वैप में एंटर करके, ए बी को बोलता है मैं तुम्हारे लोन का जो फिक्स्ड पेमेंट है वो करूंगा, तुम मेरे लोन का फ्लोटिंग पेमेंट करो। सो दिस इज योर इंटरेस्ट रेट स्वैप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका करेंसी स्वैप। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, जो हमने एग्जांपल लिया था यूएस और यूरो वाला, वो किसका था? करेंसी स्वैप का ही था, जिसमें आपका एक यूएस का बंदा था जिसको चाहिए था लोन यूरोपियन यूरोस में, और जो यूरो की कंपनी थी उसे डॉलर में लोन चाहिए था। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ करेंसी स्वैप। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्या है? जीरो कूपन स्वैप्स। सिमिलर टू द इंटरेस्ट रेट स्वैप, द जीरो कूपन स्वैप offers flexibility to one of the parties in the swap transaction. In a fixed to floating zero coupon swap, the fixed rate cash flows are not paid periodically but just once at the end of maturity of the swap contract. The other party pays floating rate, makes regular periodic payments following the स्टैंडर्ड स्वैप पेमेंट। तो जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं? जैसे आपको पता हो जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं, मान लीजिए कोई बॉन्ड है, उसकी वैल्यू है 100 रुपीज़, ठीक है, आप वो खरीद लेते हो 95 रुपीज़ में, यू पे ओनली 95 टू बाय दैट बॉन्ड। अब आपका जो उस बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड है, मैच्योरिटी के बाद आपको जो है ये बॉन्ड 100 रुपीज़ का मिल जाएगा, तो आपको 5 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। इसको हम कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिकली आपने एक डिस्काउंटेड वैल्यू पे कोई बॉन्ड किसी इंडिविजुअल को दिया है और उसकी मैच्योरिटी पे आप उसको फुल वैल्यू दे दोगे। तो जीरो कूपन स्वैप्स में क्या होता है, कोई एक पार्टी है, पार्टी ए, वो आपका जीरो कूपन स्वैप खरीद सकती है इन्फ्लेशन वगैरह के जो आपके इफेक्ट है उसको ऑफसेट करने के लिए आप जीरो कूपन स्वैप्स जैसे जो है इंस्ट्रूमेंट्स खरीद सकते हैं, जिसमें एक ही पार्टी के पास ऑप्शन होता है वो जीरो स्वैप को खरीद ले। इसमें वन पार्टी इज फेवर्ड इन अ जीरो कूपन स्वैप। ठीक है, so this is another type of swap that we have. Next we have is equity swap. Equity swap क्या होता है? Equity आपके इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसने इक्विटी लिया हुआ है, मान लीजिए किसी कंपनी में इक्विटी ली है, उसमें आपको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, ठीक है, या फिर आपको प्रॉफिट में जो है कुछ हिस्सा मिलता है। तो आपके जो इक्विटी हैं वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ इक्विटीज़ जो है मान लीजिए आपकी निफ्टी 50 से जुड़े हुए हैं, बहुत सेफ इक्विटीज़ होंगे, मान लीजिए उस बेंचमार्क को फॉलो करते हैं। कुछ इक्विटीज़ पे जो है रेगुलर डिविडेंड पेमेंट आता है, कुछ इक्विटीज़ पे जो है रेगुलर पेमेंट नहीं आता। अब मान लीजिए मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए की मैं बात करूँ तो उनके पास जो है बहुत सारे मिड कैप इक्विटी है, ठीक है। मिस्टर बी के पास बहुत सारे स्मॉल कैप इक्विटी हैं। अब मिस्टर ए जो है अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, वो कहते हैं मेरे पास स्मॉल कैप भी होने चाहिए थे। मिस्टर बी को लगता है मेरे पास मिड कैप भी होने चाहिए थे, बट दोनों के पास अब फर्दर पैसे नहीं है, तो ये दोनों क्या कहते हैं, तुम मेरे एक स्मॉल कैप फंड का जो भी पेमेंट आएगा तुम ले लेना, हम स्वैप कर लेते हैं। तुम्हारा जो एक मिड कैप फंड मुझे पसंद है, उसके जितने भी डिविडेंड्स आएंगे वो तुम मुझे दे देना, ये हम स्वैप कर लेते हैं। ये क्या है? इट इज एन एक्सचेंज ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज बिटवीन टू पार्टीज दैट अलाउज ईच पार्टी टू डाइवर्सिफाई इट्स इनकम फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम while still holding its original assets. ए और बी ने अपने स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स अपने पास ही रखे हुए हैं, बट वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपना रिस्क, क्योंकि बी के पास सारे स्मॉल कैप हैं, ए के पास सारे मिड कैप हैं, तो दोनों ने क्या किया, इक्विटी स्वैप में एंटर कर लिया। जो कैश फ्लोज हैं उनको एक्सचेंज करते रहेंगे एज पर द टर्म्स ऑफ द स्वैप, ठीक है, विच इंक्लूड्स इक्विटी बेस्ड कैश, ठीक है, दैट इज ट्रेडेड फॉर फिक्स्ड इनकम कैश फ्लो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऐसा आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें फिक्स्ड इनकम ही आ रही है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट में जो है आपकी वेरिएबल इनकम आती है डिपेंडिंग ऑन हाउ योर स्टॉक इज परफॉर्मिंग। सो ये आपने इक्विटी को अगर स्वैप किया, उसके इंटरेस्ट डिविडेंड पेमेंट्स को स्वैप किया, दैट इज योर इक्विटी स्वैप। लास्ट वी हैव इज बेसिस स्वैप। बेसिस स्वैप क्या होता है? ये बेसिकली इंटरेस्ट रेट स्वैप या करेंसी स्वैप ही होता है, जहाँ पे आपकी बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप और करेंसी स्वैप है, जहाँ पे आपके दोनों केसेस में जो है आपके फ्लोटिंग रेट्स होते हैं, ठीक है। दोनों का जो इफेक्ट है कंसीडर करता है इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस और करेंसी के एक्सचेंज रेट का डिफरेंस। इसमें भी रेगुलर एक्सचेंज ऑफ कैश फ्लोज होता है। दोनों ही जो इंस्ट्रूमेंट्स है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स पे बेस्ड होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज योर बेसिस स्वैप, ठीक है।
So these are different kinds of swaps that could be available to different individuals in the market. ठीक है, ये करेंसी के लिए भी हो सकते हैं, अदरवाइज स्वैप अरेंजमेंट्स कुछ और केसेस में भी हो सकती हैं. ठीक है, सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट ऑप्शंस आर एंड व्हाट स्वैप्स आर. सो आई होप यू आर क्लियर विद दीज कॉन्सेप्ट्स नाउ. ठीक है, गो थ्रू दिस वंस अगेन सो दैट यू आर मोर क्लियर ऑन दीज. थोड़ा सा आपको एक बार दोबारा पढ़ना पड़ेगा. दीज आर द कॉन्सेप्ट्स. थोड़ा सा हमें टाइम लगता है समझने में. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे अपने चैप्टर नंबर 1 से. उसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारा CIB का कोर्स जो है एक्टिव है, जिसको आप गाइडली के प्लेटफॉर्म पे ले सकते हो. वहाँ पे आपको और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस मिलेंगी. हम आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ाते हैं. ठीक है, ज़्यादा एग्जाम्पल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिकॉर्डेड सेशंस. बेसिकली आपको ये नहीं सोचना है कि PDFs कहाँ मिलेंगी, सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी. सब कुछ आपको कॉन्सेंट्रेटेड मिलेगा. अगर आप YouTube पे कर पा रहे हैं, हमें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इफ़ यू वांट टू डू अ कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी तो आप हमारा बैच ले सकते हो. उसके लिए गाइडली की ऐप को आप इंस्टॉल कर लो. यू विल फाइंड ऑल द बैचेस देयर. आज के सेशन की PDF के लिए टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. See you in the next class. Thank you so much everyone for attending the class today.